ओके राजा बेटा अटेंशन प्लीज। आपको पता है हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट को किस तरीके से रेगुलेट करना है। यूनिट हमारा वही गैसेस एक्सचेंज जिसके अंदर अब तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। वो तरीका जिसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट हो या वाइस वर्सा, उसे हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। गैसेस एक्सचेंज को करवाने के लिए वो जो जगह आना डिक्लेयर होती है उसे रेस्पिरेटरी सरफेस कहा जाता है। इन केस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वी फाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। यूनिसेलुलर के केस में अलग रेस्पिरेटरी सरफेस, मल्टीसेलुलर के केस में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अब तक जो बातें कवर कर ली हैं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया है और इंडिविजुअल पार्ट के फंक्शन देख लिए हैं। हमने देख लिया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर नोज मौजूद है। नोज के बाद आता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई और उनकी ब्रांचिंग, देन फाइनली एल्विलाई है और हमने लंग्स भी डिस्कस कर लिए थे। हमने ब्रीदिंग पढ़ा था। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एयर लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से बाहर जाती है। ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज वेंटिलेशन। ब्रीदिंग आल्सो बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मीडिया अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस इज आल्सो नोन एज ब्रीदिंग दैट वी हैव। ये हमने डिस्कस कर लिया था। ब्रीदिंग के दो फेसेस हैं, देयर इज इंस्पायरेशन, देयर इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इज आल्सो नोन एज इनहेलेशन, एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन के केस में जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज करता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, एयर लंग्स के अंदर आती है। इन केस ऑफ एक्सपायरेशन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर चली जाएगी। हमने ये देख लिया था। इन केस ऑफ इंस्पायरेशन जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे। ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और एक्सपायरेशन के केस में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से जो है ब्रीदिंग परफॉर्म होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशन में एक मिनट के अंदर हम 14 से 16 बार ब्रेथ करते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेथ पर मिनट। ये कंडीशन है रेस्टिंग वाली। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सीवियर एक्सरसाइज की जा रही है, तो ये ब्रीदिंग रेट ये नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। हो सकता है मे बी 23 to 25 ब्रेथ पर मिनट हो जाए। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ब्रेथ पर मिनट। ये जो ब्रीथिंग में चेंज आ रहा है, ये चेंज किसकी वजह से आता है, उसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सोए में बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन, तो हो सकता है ब्रीदिंग रेट और भी कम हो जाए। वो ब्रीदिंग रेट हो सकता है कि 10 to 12 हो जाए। तो आपको समझ में आ रही है कंडीशन के बॉडी की अलग अलग सिचुएशन में ब्रीदिंग रेट है ना डिफरेंट होता रहता है। हम वो समझने जा रहे हैं कि ये ब्रीदिंग रेट कंट्रोल कौन करते हैं। ठीक है राजा बेटा, उनको समझने के लिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के लिए हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म है। वी हैव न्यूरल रेगुलेशन, वी हैव केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब अगर ब्रीदिंग रेट को नर्वस सिस्टम का कोई पार्ट रेगुलेट कर रहा है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट कर रहा है, तो इसी काइंड के रेगुलेशन को न्यूरल रेगुलेशन कहा जाएगा। इन केस ऑफ केमिकल रेगुलेशन हम देखेंगे कि कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स, व्हाट आर कीमो रिसेप्टर्स? दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच कैन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ चेंज अकर इन अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर केमिकल्स की कंपोजिशन में चेंज आ रही है, से फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया, हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया या ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, इन ये क्योंकि केमिकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर इन केमिकल्स के अंदर तब्दीली आती है, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं राजा बेटा आप? और कोई कीमो रिसेप्टर कौन बताएगा जी? केमिकल के चेंज को डिटेक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर इनका जो अमाउंट, इनकी मिकदार एक कांस्टेंट अमाउंट में मौजूद होती है। उनमें ज्यादा भी बढ़तरी या कमी आई तो उनको डिटेक्ट करने के लिए कीमो रिसेप्टर है। ठीक है राजा बेटा, तो ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह की रेगुलेशन है। कौन सी? और केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन को कौन रेगुलेट करेगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का कोई ना कोई पार्ट। और केमिकल रेगुलेशन जो हम पढ़ेंगे भी कीमो रिसेप्टर होते हैं। अच्छा राजा बेटा, न्यूरल रेगुलेशन के केस में मैंने आपको बताया था कि हमारे नर्वस सिस्टम के कितने डिविजन हैं? कौन बता रहा है? नर्वस सिस्टम की 3, नर्वस सिस्टम की 2। कौन सी? नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन है। देयर इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एंड देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल के अंदर नर्व। ये हमने कल देख लिया था। हमारा जो प्यारा सा ब्रेन है ना, इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। वो पार्ट कौन बता रहा है हमें?
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो फोर, मिड और हाइंड ब्रेन है, इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। इनमें से जो हाइंड ब्रेन है ना, उसको हमने थोड़ा डिस्कस किया था। मैंने बताया था इसके फर्दर 3 पार्ट होते हैं। कौन से? सेरिबेलम, विच इज ऑल्सो नोन एज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला। देखिए राजा बेटा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके 2 डिवीजन है। देयर इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो कि सेंटर में मौजूद है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जो उसमें से नर्व रेडिएट हो रही है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपको डायग्राम दिख रही है, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है। अगर ये बॉडी के सेंटर में है तो ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अगर इसमें से नर्व जो निकल रही है ना, नर्व जिन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन आगे पढ़ेंगे, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी, वो बॉडी के किनारों की तरफ है। अच्छा राजा बेटा, हमारा ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? इसमें पीछे की साइड पर सेरिबेलम मौजूद होता है, जो आपको याद नहीं रखना। इस साइड पर पोन्स मौजूद होता है, जो आपको याद रखना है। और यहाँ मेड्यूला मौजूद है। ये वाला रीजन मेड्यूला है, ये वाला रीजन पोन्स है। नर्वस सिस्टम के कितने डिवीजन है? कौन बता रहा है? कौन सी? और पेरिफेरल। हमारे ब्रेन के कितने पार्ट है? ब्रेन के कौन से? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? कौन से? हाइंड, ठीक है जी। ये पोन्स और मेड्यूला जो है ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। मेड्यूला के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं, उन्हें हम मेड्यूलरी रिदमिसिटी एरिया कहते हैं। ऐसे ही एरिया, 2 एरिया पोन्स के अंदर मौजूद हैं। एक का नाम न्यूमोटेक्सिक एरिया है और दूसरे का नाम एपन्यूएस्टिक एरिया। ये भी कल हमने डिस्कस कर लिए थे। मेडुला के अंदर कौन सा एरिया मौजूद है? मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। और पोन्स के अंदर एपन्यूस्टिक एरिया। ये बॉडी की वो स्पेशल पार्ट्स होते हैं, स्पेशल न्यूरॉन्स होती हैं, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। किसी भी काइंड की ब्रीदिंग में किसी भी काइंड का चेंज लाना होगा तो ये उसको डिटेक्ट करेंगे। हमने देखा था मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, ये बेसिक रिदम जो ब्रीदिंग का है उसको मेंटेन रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम जैसे कि हमारे स्लिप कंडीशन में या रेस्टिंग कंडीशन में जो होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में हमारा ब्रीदिंग रेट 14 to 16 रहेगा। एक्सरसाइज वाली कंडीशन में 23 to 25 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा। ये जो ब्रीदिंग रेट चेंज हो रहा है, ये जो ब्रीदिंग का रिदम है, इसको रेगुलेट करने के लिए मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया होता है। यानी रेस्टिंग कंडीशन में ब्रीदिंग रेट कम, एक्सरसाइज वाली कंडीशन में ब्रीदिंग रेट ज्यादा। ये बेसिक रिदम है, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। और वो कहाँ लोकेटेड है? मेडुला में। न्यूमोटेक्सिक एरिया, मैंने बताया था न्यूमोटेक्सिक एरिया का काम ये कि वो स्विचिंग करेगा। इंस्पायरेशन के बाद डायरेक्ट जो एक्सपायरेशन होता है ना, वो स्विचिंग करवाना, ये न्यूमोटेक्सिक एरिया का काम है। ठीक है। एपन्यूस्टिक एरिया का काम ये था कि कितनी एयर लंग्स में आनी चाहिए उतनी एयर को ये अलाउ करेगा। जैसे हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है, अगर उससे ज्यादा एयर आ गई तो लंग्स बस्ट हो सकते हैं। लंग्स के अंदर जो एयर की कैपेसिटी है उतनी ही एयर आएगी। ये काम होता है एपन्यूस्टिक एरिया का। राजा बेटा, हमने एरिया पढ़े 3 एरिया, कौन से? मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया और न्यूमोटेक्सिक एरिया, पी साइलेंट इसमें। और मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया का काम क्या था? बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को रेगुलेट करना। अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में तो, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो, ये बेसिक रिदम है। अच्छा, इसके अलावा न्यूमोटेक्सिक एरिया का काम क्या था? वेरी गुड। एपन्यूस्टिक एरिया का? ओके। अच्छा, ये आप यहां तक कोई सवाल? ये जो रेगुलेशन है ब्रीदिंग की, जी, क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो फोर्सेस जनरेट हो रही है मसल्स की वजह से, डेट्स वजह से मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा राजा बेटा, मैं आपको ये बता रहा था, ये जो रेगुलेशन है ब्रीदिंग की, ये नर्वस सिस्टम की वजह से, ब्रेन की वजह से हुई है, डेट्स वजह से न्यूरल रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है राजा बेटा, जो रेगुलेशन ब्रेन या उसके किसी पार्ट की वजह से हो वो न्यूरल रेगुलेशन है। अब हम केमिकल रेगुलेशन समझने जा रहे हैं। केमिकल रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के स्पेशल एरियाज होते हैं जिन्हें कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। राजा बेटा, हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसेप्टर हैं।
हीट को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोरिसेप्टर है, हीट को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोरिसेप्टर है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए बेरोरिसेप्टर है, पेन को फील करने के लिए पेन रिसेप्टर है, इसी तरीके से केमिकल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा रिसेप्टर है? कीमो रिसेप्टर। हम यहाँ पे कीमो रिसेप्टर से कंसर्न है। कीमो रिसेप्टर की पहले लोकेशन देखते हैं। राजा बेटा देखो, ये आपको प्यारा सा क्या दिख रहा है? हार्ट। ये वाला कौन सा पार्ट होता है हार्ट का, राइट या लेफ्ट? ये वाला लेफ्ट। लेफ्ट में से एक बहुत ही बड़ी ब्लड वेसल निकलती है जिसका नाम है ऑर्टा। ये आपको याद रखना है, ऑर्टा। ऑर्टा के 3 पार्ट हैं। देयर इज असेंडिंग ऑर्टा, जो पार्ट इसका ऊपर जा रहा है, देयर इज आर्च ऑफ आयोटा एंड देयर इज डिसेंडिंग आयोटा। राजा बेटा, हमारा जो हार्ट है ना, उसका लेफ्ट साइड, उसमें जो बड़ी ब्लड वेसल निकलती है उसका नाम क्या है? आयोटा। हार्ट पता है आपको? हार्ट का लेफ्ट साइड, उसमें बहुत बड़ी ब्लड वेसल निकलती है, उसका नाम क्या है? आयोटा। आयोटा के 3 पार्ट होते हैं, कौन से? असिंग आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये असेंडिंग आयोटा है, और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये आर्च ऑफ आयोटा है, और ये डिसेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग, आर्च और डिसेंडिंग में किसी को कंफ्यूजन है? आर्च का मतलब ये जो सीधी जगह है बेटा, ये वाला पार्ट असेंडिंग, ये वाला पार्ट जो बन रहा है ना बेटा ऑर्टा का, ये आर्च, और ये डिसेंडिंग। आ रही है बात समझ में? ये जो आर्च है ना, यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर चेंजिंग आ गई तो उसे डिटेक्ट करेंगे, अगर हाइड्रोजन के अमाउंट में चेंजिंग आ गई तो उसे डिटेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के अमाउंट में चेंजिंग आ गई तो उसे डिटेक्ट करेंगे। ऐसे काइंड के एक स्पेशल सेल जो कि केमिकल की चेंजिंग को डिटेक्ट करते हो, उन्हें हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं। किसी चेंजिंग, देखिए यहाँ से ब्लड मूव करेगा ना, यहाँ से ब्लड मूव करेगा, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगर इसमें हल्की सी भी बढ़तरी या कमी आई ना, ये डिटेक्ट कर लेंगे उस चीज को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बढ़कर 50 भी हो गया ना, तो भी इस चीज को डिटेक्ट करेंगे। किसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो बाद में देखते हैं हम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इससे कम हुआ, 30 भी हो गया, 35 हो गया, तो भी ये डिटेक्ट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? ये टाइप के कीमो रिसेप्टर है। क्योंकि ये ओरेटा में मौजूद है ना, इन्हें ऑर्टिक बॉडीज कहा जाता है। ऑर्टिक बॉडीज। अच्छा राजा बेटा देखें, ये जो आर्च ऑफ ऑर्टिक बॉडीज आ रही है समझ में, ये जो आर्च ऑफ आयोटा है, इसमें से 2 ब्लड वेसल्स निकलेंगी, इनका नाम है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक वाले रीजन में 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इसकी एक एक्सटर्नल ब्रांच बनती है, एक इंटरनल ब्रांच बनती है। एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। देखिए राजा बेटा, हमारा हार्ट जो है, हार्ट से निकलती है बहुत बड़ी ब्लड वेसल, उसका नाम क्या था? आयोटा। आयोटा के 3 पार्ट है, असेंडिंग, आर्च, डिसेंडिंग। जो इसकी आर्च है वहां क्या मौजूद था? कौन से? उनका नाम है ऑर्टिक बॉडीज। इसी जगह से आर्च और आयोटा से 2 ब्लड वेसल निकलती है जिन्हें हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। कैरोटिड आर्टरी यहाँ नेक वाले रीजन में ना बायफर्केट कर जाती है। एक इसकी ब्रांच हमारे हेड की तरफ चली जाएगी, एक इसकी ब्रांच हमारे फेस में डीप चली जाएगी। तो जहां कैरोटिड आर्टरी बायफर्केट करती है, वहां भी स्पेशल टाइप के कीमो रिसेप्टर बन जाते हैं, और इन्हें हम कैरोटिड बॉडीज कहते हैं। कैरोटिड बॉडीज। आज लोकेशन देख लेते हैं, कल इनका काम देख लेंगे। ये भी बड़े सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के। यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है और इन्होंने डिटेक्ट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में बढ़तरी या कमी आई है, ये डिटेक्ट कर लेंगे उस चीज को और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ब्रेन के हायर सेंटर्स को। वो कैसे हम देखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट होना चाहिए वैसे? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अगर बढ़ा तो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम होगा तो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये केमिकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कीमो रिसेप्टर है, और कीमो रिसेप्टर हमने अब तक 2 पढ़े हैं। कौन से? और कैरोटिड बॉडीज। ये बॉडी के नर्वस सिस्टम में नहीं है, बॉडी के, ये ब्रेन के अंदर नहीं है, ब्रेन से बाहर है। ऐसे कीमो रिसेप्टर जो ब्रेन से बाहर होते हैं ना, उन्हें पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। ब्रेन से बाहर, इसका मतलब अगर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर ब्रेन से बाहर है, तो ब्रेन के अंदर भी किसी टाइप के कीमो रिसेप्टर होंगे,
और ब्रेन के अंदर जो कीमो रिसेप्टर है ना, इनके साइड में कीमो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उन्हें हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। राजा बेटा आप सारा रिकैप लेते हैं एक बार। ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कितने टाइप की रेगुलेशन है? कौन सी? न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब क्या है? वर्ड न्यूरा जहां भी आ जाए ना, समझो ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरल रेगुलेशन का मतलब जिसको ब्रेन रेगुलेट कर रहा हो। और ब्रेन के भी कौन से दो पार्ट? मेडुला और पोन्स तो आप याद ही रख लो, मेडुला एंड पोन्स के मेडुला के अंदर कौन सा रिदमिसिटी एरिया था? मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया। काम क्या था इसका? मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया का रिदम को रेगुलेट करना, इसका नाम ही कहानी सुना रहा है। पोन्स का काम, पोन्स के अंदर कितने एरियाज थे? कौन से? न्यूमोटेक्सिक एंड एपियोस्टिक। न्यूमोटेक्सिक का काम क्या था? एज सिंपल एज दैट, इंस्पायरेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपायरेशन करवाना। और एपियोस्टिक एरिया का काम क्या था? जी, आपके दोस्त ने आपको चैलेंज दे दिया कि भाई है ना, आप अगर हेल्दी हो, अगर आपके पास हेल्दी लंग्स है ना, तो देखते हैं आपके लंग्स के अंदर कितनी एयर आती है, जितनी भी एयर ले जा सकते हो ना ले जाओ, आप पूरी जान से ना एक हद तक रुक जाओगे आप। ये जो जहाँ रुका हूं ना मैं, ये काम है एपियोस्टिक एरिया का, जितनी एयर आ सकती है, इससे ज्यादा मैं इतनी एयर नहीं ले जा सकता कि लंग्स बस्ट हो जाए। ये काम एपियोस्टिक एरिया का होता है कि मैक्सिमम एयर। ठीक है राजा बेटा, आपके दोस्त ने कहा है कि मैक्सिमम एयर ले जाओगे तो ही आप हेल्दी हो। वो चैलेंज आपने पूरा करना है, तो एपियोस्टिक एरिया का काम है वो। अच्छा, ये तो न्यूरल रेगुलेशन की। केमिकल रेगुलेशन में क्या होगा? कीमो रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? जो केमिकल्स को डिटेक्ट करें। हमारे पास कितने टाइप के कीमो रिसेप्टर है राजा बेटा? आप हाँ, एक सेंट्रल और दूसरे सेंट्रल कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में। और पेरिफेरल ब्रेन से आउट, वो कितने टाइप के हैं? दो। कौन से? एओर्टिक बॉडीज कहाँ मौजूद है? आप बताएं बेटा। ओर्टा की आर्च में। और कैरोटिड बॉडीज जहां कैरोटिड आर्टरी बायफरकेट करती है, इसकी दो ब्रांचेस बनती है ना, वहां। वेरी गुड, देखिए आप इंटेलिजेंट है, मुझे पता है। एक बार रिवाइज करना है सिर्फ इसको एक ठंडे दिमाग से। कल भी हम इनकी एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे, इनकी फिजियोलॉजी समझेंगे। आज इनकी हमने पोजीशन समझ ली है। कोई सवाल, कोई बात? ठीक है राजा बेटा, हमने सिर्फ ब्रीदिंग रेट समझा है, एक बार इसको रिवाइज करेगा। ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यूरल रेगुलेशन। अगर ब्रेन से बाहर कोई कीमो रिसेप्टर है तो वो कीमो रेगुलेशन। ठीक है राजा बेटा, गुड ब्लेस यू।